नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के टाइटल को देखकर शायद आपको ये लगा होगा कि मैं शायद कोई हास्य विनोद की बात करने जा रहा हूँ। ये पंक्तियाँ हैं कि जब पेट लगे मटका तो दिल को लगे झटका। जिस राइटर ने इस पंक्तियों को लिखा है उनका इशारा बिल्कुल सही है कि जब किसी भी पुरुष का पेट की गर्थ सरकमफ्रेंस गोलाई अगर 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है तो उन्हें एब्डोमिनल ओबेसिटी की संज्ञा दी जाती है और ये एक बड़ा ही ख़राब कार्डियक रिस्क फैक्टर है। ये इशारा करता है कि भविष्य में इन्हें हार्ट की बीमारियां, हाइपरटेंशन होने की पूरी संभावना है। मैं अपनी बात शुरू करने के पहले आपको याद दिलाऊं कि हमारे आध्यात्म जगत में ये अक्सर इस बात को लोग मानते हैं कि किसी भी आदमी का कंपोजिशन में 5 ऐसे तत्व हैं जिनको मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। ये हैं तत्व पृथ्वी, आकाश, जल, वायु। इस तरह के 5 तत्व मिलकर हमारी शरीर की रचना हुई है। लेकिन अभी जो मैं आपको इस स्क्रीन पर एक फ़ोटो, एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखें इस तस्वीर को। ये एक विदेशी महिला की तस्वीर है और उसके नीचे में जो 5 तत्व लिखे हुए हैं वो है मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो और समोसा वगैरह वगैरह। इन 5 तत्वों से मिल करके उसने चर्बी अर्न किया है, वो काफ़ी मोटी हो गई है। ये इशारा करता है कि आजकल जो मोटापे की एपिडेमिक है, महामारी है, उसमें ये फास्ट फूड और जंक फूड की काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका है। हम लोग स्वादिष्ट भोजन के चक्कर में अपने स्वास्थ्य को गंवा चुके हैं। पौष्टिक आहार से हमें कुछ खास ताल्लुक़ नहीं है, हम लोग स्वादिष्ट भोजन के चक्कर में रहते हैं। आधुनिक विज्ञान का कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर मोटा होता है या सेंट्रल ओबेसिटी होती है, सिर्फ पेट निकलता है, या कंप्लीट ओबेसिटी होती है, टोटल ओबेसिटी होती है, तो वो जिन बीमारियों के शिकार हो जाते हैं या होने की संभावना है वो है ब्लड प्रेशर, वो है डायबिटीज़, वो है हार्ट की बीमारियां, वो है नींद में खराटे लेने की बीमारियां, घुटनों की दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, और यहाँ तक ये इसको कैंसर। स्पेशलिस्ट लोगों ने भी इस बात को माना है कि ओबेसिटी इज ए स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर। ज़्यादातर मोटे लोगों में कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे देश में जो डेवलपिंग कंट्री है, इस 30% से भी ज़्यादा लोग मोटे क्यों हैं? आज हमारे देश में लगभग 13 से 14 करोड़ लोग मोटापे के शिकार हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि जो लोग ये एडल्ट हैं, जो लोग बड़े हैं, उनमें तो मोटापा काफ़ी कॉमन है, करीब 25% से 30%। लेकिन हमारे जो बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, जिनकी उम्र 5 से 15 साल के बीच में है, उनमें भी मोटापा बहुत ज़्यादा है और ये एक बहुत ही दुखदाई स्थिति है। ये इन बच्चों का मोटापा होना इस बात की इशारा करता है कि जब तक वो जवान होंगे शायद उसमें से ज़्यादातर लोग ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हार्ट के शिकार हो चुके होंगे। और ये किसी भी देश के लिए जब उनको खेलने का समय और सीखने का समय होता है, अगर वो बीमार हो जाएंगे तो अंदाज़ा कीजिए कि उसकी स्थिति क्या होगी। ये जानना आवश्यक होता है कि इतनी तेज़ी से मोटापे के रोगियों की संख्या क्यों बढ़ी है। तो उसका ये जवाब है कि हम लोगों का स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता। हम में से ज़्यादातर लोग स्वादिष्ट भोजन खाने के शौकीन हो गए हैं। हम लोग आवश्यकता से ज़्यादा खाते हैं। आउटसाइड ईटिंग का ज़माना है। हम लोग होटलों में, रेस्टोरेंट में, पार्टियों में, समारोह में
अनजाने में कुछ ज़्यादा कैलोरी की मात्रा खा लेते हैं। और एक्सरसाइज से, योगा से हमें कोई भी लगाव नहीं है। ज़्यादातर लोगों के पास समय नहीं है कि एक्सरसाइज करें या कोई योगा करें। अधिक से अधिक समय उनका बैठने में जाता है। और इस कोरोना एपिडेमिक के काल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सोशल मीडिया की आदत हो गई है। इंटरनेट के सामने बैठना, मोबाइल के सामने बैठना, टीवी के सामने बैठना। तो ये अधिक ज़रूरत से ज़्यादा खाना, एक्सरसाइज का नहीं करना, सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये सारे लाइफ स्टाइल के महत्वपूर्ण कारण है जो बहुत तेज़ी से मोटापा के रोगियों में वृद्धि हो रही है। मगर मोटापा सिर्फ इन्हीं कारणों से नहीं होता है। मोटापा के अन्य भी कारण हैं। आपने सुना होगा कि कुछ लोगों के ख़ानदानी में आता है मोटापा। जिनके माता पिता मोटे हों, अक्सर देखा गया है कि उनके बच्चे भी मोटे होते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसी रोग होते हैं जो मूलतः उनको होती है बीमारी, जिसका मोटापा एक लक्षण है। मिसाल के तौर पर थायराइड की बीमारी, हाइपोथैलेमस इंजरी की बीमारी, कसिन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक डिजीज़ ऑफ द किडनी। अगर ये किसी को बीमारी हो तो उसका एक लक्षण है ये अपना मोटापा। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण है, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको लगातार लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद लोग मोटे हो सकते हैं। उसमें डायबिटीज़ की कुछ दवा हैं, बीपी की अपना दवाइयाँ हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है। इस तरह की दवाई भी खाने से लंबे समय तक लोगों का वज़न बढ़ता है। तो ये सब कारण जानने के बाद अब हमारा दायित्व होता है कि जब हमारा वेट बढ़े, हमारा वज़न बढ़े, मोटे हों, तो इसको हल्के रूप में नहीं लें, इस समस्या को गंभीर रूप में लें। और बेहतर होगा कि आप इस समस्या को लेके आपके जो डॉक्टर हैं, आपके फिजिशियन हैं, उनके पास जाएं। आप इस समस्या के बारे में बताएं कि आपका वज़न रोज़ दिन बढ़ता जा रहा है, उसका क्या उपाय करेंगे। ये मैं कुछ बातें आपको लाइफ स्टाइल के बारे में बताऊंगा जो बहुत अपना कारगर है। डॉक्टर की बात मैंने इसलिए की कि जब आप डॉक्टरों के पास जाएंगे तो वो आपका BMI रिकॉर्ड करेंगे। BMI रिकॉर्ड करने से ये अंदाज़ा लगेगा कि आपकी मोटापे की क्या स्तर है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, मॉडरेट, माइल्ड, सीवियर है। आपको पेट की गर्थ को नापा जाएगा। अगर 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, आप पुरुष हैं तो आप मोटे हैं, और महिला में 85 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आप मोटे हैं। आपकी और सब बातें आपकी नापी जाएगी। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कि आपको इस तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं कि नहीं, और भी कोई थायराइड की बीमारी या कोई अन्य कोई अपनी बीमारी तो नहीं जिसके कारण आप मोटे होते हैं। इतनी सारी छानबीन करने के बाद अगर आपको लगता है कि इन सब कारणों में से कोई दवाई या कोई रोग उसका जिम्मेदार नहीं है, तो जीवन शैली के जो नियम हैं, जो अपना गाइडलाइन है, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार से जिक्र करूंगा, उसको अपनाएं करेंगे। कारण जो भी हो, जीवन शैली के जो नियम हैं वेट घटाने के, उनका अनुपालन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। तो हमें कोई भी उपचार करने के पहले हमें जीवन शैली में सुधार लाना होगा। और ये सारी दुनिया के साइंटिफिक जो शोध हुए हैं, स्टडी हुए हैं, उन्होंने महसूस किया है कि जीवन शैली में अगर कुछ भोजन में और एक्सरसाइज में अच्छे से अब सुधार किया जाए तो निश्चित तौर पर दीर्घकालीन अभ्यास से मोटापा कम से कम 5 से 10% आपका कम हो जाएगा। जब मोटापा कम करने की बात आती है तो मैं एक सावधानी के रूप में बात बता दूं कि कभी भी ये मत कोशिश करें कि हमारा वज़न 80 किलो हो तो ओवरनाइट हमारा वज़न घट के 40 kg हो जाए। क्रैश डाइटिंग या इतनी तेज़ गोल रखने की ज़रूरत नहीं है। आपका वज़न जितना धीरे धीरे घटेगा उतना ही आपका शरीर इस बात को बर्दाश्त करेगा। ज़्यादातर जो शोध हुए हैं
उसमें 5 से 10% वज़न का घटना काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण है और लाभदायक है। अगर आपका वज़न 70 केजी है तो 6 महीने के अभ्यास में भी अगर आपने 7 केजी वज़न घटाया तो हम लोग मेडिकल साइंस मानेगी कि आपको काफ़ी हद तक सफलता मिली है। 1/2 to 1 केजी पर मंथ का वेट घटना काफ़ी अच्छी बात माना गया है। इसलिए इसमें जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े इत्मीनान से अपने भोजन में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें परिवर्तन करें। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज के अभ्यास के बारे में मैं बात आपको बताऊंगा, वो भी करें। और आज इस जीवन शैली में मैं एक नई बात आपको अपने जोड़ूंगा। जहाँ तक वेट घटाने की बात है, हम में से लगभग सभी लोग जानते हैं कि भोजन को कम करने से, सादा भोजन खाने में जिसमें घी तेल की मात्रा कम हो, रेगुलर एक्सरसाइज से करने से वेट घटता है। मगर हमारे पास जो लोग आते हैं उसमें से काफ़ी लोग हतोत्साह होते हैं। उनका ये मानना है, ये कहना है कि मैंने कुछ महीने कुछ दिन अभ्यास किए हैं, भोजन में कमी की है, एक्सरसाइज की है, लेकिन हमारा वज़न नहीं घटता। ऐसे लोगों के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है कि आप हतोत्साह नहीं हो। आपसे एक भूल हो रही है। एक नई खोज के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। वो खोज है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो मैं स्टार्ट करता हूं कि भोजन में कौन सा परिवर्तन करें कि आपका वज़न घटे। वो चीज़ आपको जानना होगा कि भोजन के बारे में कितना खाएं, कब खाएं और कैसे खाएं। पहला प्रश्न, कितना खाएं, इसका मतलब है क्वांटिटी से, मात्रा से। जितना भी भोजन आप खाते हैं उसका पोर्शन घटाएं। मिसाल के तौर पर अगर आप 6 रोटी खाते थे तो उसको घटाने की कोशिश करें कि मैं 3-4 रोटी करूंगा। अब अचानक तो 6 रोटी से 1 रोटी पर आना आपके लिए मुश्किल होगा। धीरे धीरे भोजन की मात्रा को घटाएं। धीरे धीरे खाने की आदत को विकसित करें और भोजन करने के बाद आधे घंटे के बाद पानी पिएं। खाना आपको पचने में आसानी होगी। और उसके बारे में जिसे खाएं, इसका मतलब होता है बिहेवियर। आपकी डाइटरी बिहेवियर चेंज होनी चाहिए। बिहेवियर का मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाना है। आप जो कौर लेते हैं बाइट, वो छोटा होना चाहिए। धीरे धीरे खाएं और स्मॉल आप मात्रा में खाएं, एक साथ ढेर सारी नहीं खाएं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो मैं स्क्रीन पर आपको दिखलाने जा रहा हूँ, हेल्दी फूड पिरामिड। इस स्क्रीन पर फोटो पर आप गौर से देखें, इसमें 4 स्टेप्स हैं। सबसे जो नीचे में स्टेप्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो है हरी सब्जियां, सलाद और फल की स्टेप्स। 40% अपने भोजन का प्रतिदिन आपको फल, हरी सब्जियां और सलाद खाने हैं। मतलब 200-250 ग्राम की मात्रा सब्जी, सलाद, फल की होनी चाहिए। पहले ज़माने में अन्न प्रथा जोर कि अन्न की मात्रा ज़्यादा हो, सब्जी, सलाद, दाल की मात्रा कम हो। नए अनुसंधान के बाद खासतौर पर वेट घटाने के लिए आपको सब्जी की मात्रा, सलाद की मात्रा, फलों की मात्रा को भरपूर लेनी पड़ेगी। फल के बारे में मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक भोजन ही नहीं है, ये एक पौष्टिक भोजन है। और फल और सब्जी में, हरी सब्जियों में खास बात है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है, जो किसी भी नॉनवेज में या किसी अन्न में नहीं मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब इसको आपको कैंसर जैसी बीमारी, हार्ट वाली बीमारी, डायबिटीज़ वाली बीमारी से रक्षा करती है। इसीलिए सारी दुनिया में जोर है कि ज़्यादा से ज़्यादा फल, हरी सब्जियां खाएं। उसके बाद नंबर 2 स्थान आता है 35% आप साबुत अनाज खाएं। साबुत अनाज का मतलब रिफाइंड अन्न से दूर रहें, जैसे कि मैदा या अरवा चावल के समान नहीं खाएं। उसना चावल, गेहूं, बाजरा खाने में कोई दिक्कत नहीं है। 30 से 35% रोज़ आपको अन्न खाने चाहिए। तीसरा उसमें जो कंपोनेंट है उसको बोलते हैं प्रोटीन। अक्सर हमारे भोजन में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन जब आप डाइटिंग पर हैं, आप वेट घटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रोटीन की मात्रा उचित नहीं होगी तो मांसपेशियां आपकी कमज़ोर होने लगेंगी।
प्रोटीन में अगर आप शाकाहारी हैं तो दूध के बने सामान, दही, दूध, पनीर और सोयाबीन, दाल, इसकी मात्रा आपको रोज़ दिन 40 से 50-60 ग्राम रोज़ दिन खानी चाहिए। अगर आप मांसाहारी हैं तो आपको सप्ताह में कम से कम रोज़ या 4 दिन 5 दिन के लिए मछली और चिकन खा सकते हैं। और सबसे अंत में आती है कड़ी, फैट की, हमारे ऑयल की 3 से 5% ऑयल खाना आपको रिकमेंडेड है। उसमें भी अल्प मात्रा में खाएं और तेल और घी के बने हुए पकवान, पराठा, पूड़ी, पुलाव, ये कचौड़ी, इस सब से दूर रहें। मार्केट के बने हुए समोसे से दूर रहें। और जो मार्केटिंग में अक्सर जिसके लोग शौकीन हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स वगैरह से दूर रहें। इन फूड को जो आजकल फ्रोजन फूड या पैकेट फूड से मार्केटिंग करते हैं, लोग ज़्यादा शौकीन हैं, इनको जंक फूड के नाम से जाना जाता है। जंक फूड का मतलब होता है ऐसे भोजन जो स्वादिष्ट तो होते हैं, उनमें फैट की मात्रा होती है लेकिन पौष्टिक तत्व बहुत कम होते हैं। इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है लेकिन पौष्टिक तत्व, विटामिन, मिनरल्स की मात्रा बहुत कम होती है। जंक लिस्ट कौन कौन से चीज़ हैं उसकी बहुत लंबी लिस्ट है। मैं आपको स्क्रीन पर वो लिस्ट आपको दिखलाने जा रहा हूँ, आप खुद देख लें कि कौन कौन से चीज़ आपको नहीं खाने हैं। खाने में मैंने आपको बताया कि घर की बनी हुई भोजन को लें, रेस्टोरेंट के भोजन से दूर रहें और उसमें चावल, दाल, हरी सब्जियां, साग, ये सब आप अगर आपकी डाइटिशियन से मुलाकात होती है तो वो चार्ट बना के देंगे आपके बीएमआई के अनुसार, उस अनुसार खा सकते हैं। भोजन की मात्रा में थोड़ी बहुत करें, बहुत ज़्यादा भोजन की मात्रा में अब कमी करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे खाएं। हमारा अगला स्टेप्स है जीवन शैली में इलाज के लिए। इसका मतलब है इंटरमिटेंट ईटिंग टू इंटरमिटेंट फास्टिंग। हम लोग की आजकल के आधुनिक युग में हम लोगों की आदतें हो गई हैं इंटरमिटेंट ईटिंग की। हम में से ज़्यादातर लोग 24 घंटे में 6 बार, 7 बार, 8 बार भी कुछ खा लेते हैं। घर से खा के निकलते हैं, किसी ऑफिस में गए, सेमिनार में गए तो स्नैक्स, मिठाई, कुछ जो मिल गया वो खाने से इनकार नहीं खा लेते हैं। सारा दिन खाते रहते हैं। कोई अगर महिला बाहर में शॉपिंग के लिए जाती हैं, ख़ास तौर से मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो शॉपिंग उनका कम होता है, खाने पीने की दुकान पर काफ़ी भीड़ होती है, गोलगप्पा, सिंघाड़ा, चाट बाट। जाने अनजाने में हम लोग टेस्ट के चक्कर में इंटरमिटेंट ईटिंग करते रहते हैं और ये भी एक मोटे होने का बहुत इम्पोर्टेंट कारण है। हम अपनी आदतों को सुधारें और इंटरमिटेंट ईटिंग से चलें इंटरमिटेंट फास्टिंग की ओर। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक नया शब्द है। फास्टिंग तो हम लोग जानते थे पहले से, हमारे किसी भी धर्म में, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, जैनिज़्म हो, उपवास की काफ़ी महत्ता है और ये सदियों से हमारे धर्मों में आ रही। और हमारे में से ज़्यादातर लोग, खासतौर से महिलाएं, किसी व्रत में, किसी त्यौहार में हमारे यहाँ फास्टिंग करने का रिवाज है और उसके अपने अलग फ़ायदे हैं, धार्मिक उसके कारण भी है। मगर इंटरमिटेंट फास्टिंग को सबसे पहले डिफ़ाइन किया जापान के एक साइंटिस्ट ने 2016 में, जिनका नाम था ओशिनोरी सुमो। ये जापान के साइंटिस्ट हैं जिनको 2016 में इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसके कारण ऑटोफाजी एक्टिवेट होता है, नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया है। और उसी समय से जो इनके शोध हुए, जो इन्होंने पहचाना कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे शरीर में काम करती है, नोबेल प्राइज़ मेडिसिन और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में दिया गया। और इस समाचार ने ये शोध इतना आकर्षक था, इतना असरदार था कि सारी दुनिया के लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनाया है और उसका काफ़ी अच्छा असर हुआ है। मैं अभी आपको बतला रहा था कि जो लोग मोटे हैं उसमें से काफ़ी लोग हतोत्साह हो चुके हैं कि भोजन में कमी करने से, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने से उनका वज़न नहीं
घटा, मैं उनके लिए ख़ास तौर से निवेदन करूंगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के नियमों को ध्यान से सुने, उसका अनुपालन करें और एक्सरसाइज और डाइटरी कंट्रोल के अलावा अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में जो सवाल उठते हैं, लोगों को शंकाएं भी उठती हैं कि कैसे काम करेगा। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग की खूबी यह है कि इसका अगर आप अनुपालन करते हैं, जो मैं नियम उसके बारे में बताऊंगा, तो आपका वेट तो घटना ही है। और उससे भी अच्छी बात है, उससे बड़ी बात है कि अगर आप डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की, फैटी लिवर के शिकार हैं या अन्य कोई बीमारियां, किडनी की बीमारियां हैं, उस पर भी इसका सकारात्मक असर होता है। काफ़ी लोगों के कोलेस्ट्रॉल के लेवल काफ़ी कम हो जाते हैं, ब्लड शुगर की लेवल घटती हैं, बीपी घटती हैं, वेट तो अपना घटता ही है, ठेहुनी के दर्द में कमी होती है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से ऐसे लोगों में कैंसर की भी संभावना बहुत ही घट जाती है। दूसरा सवाल उठता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे शरीर में कैसे काम करता है। उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है 14 से 16 घंटे का उपवास। 16 घंटे का उपवास सुन के ज़्यादातर लोगों को भय होता है कि रोज़ मैं कैसे करूँगा 16 घंटे का उपवास। मैं आपको बता दूं कि आप जाने अनजाने में 9 से 10 घंटे का तो रोज़ उपवास रोज़ दिन करते हैं। कोई व्यक्ति रात में 9 बजे खाना खाता है, अगले दिन सुबह 9 बजे नाश्ता करता है, तो 12 घंटे का उपवास जिसमें आप सोते हैं तो आपको तो उपवास हो जाता है। तो जो व्यक्ति 12 घंटे का रोज़ उपवास अगर अनजाने में भी करता है तो उसके लिए 14 घंटे 16 घंटे का उपवास करना कोई खास अपना बड़ी बात नहीं है। मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो बिना किसी जहमत के इसका अनुपालन किए हैं, उनका फ़ायदा हुआ है। इसमें है कि इसको कैसे लागू करें, तो इसमें बहुत आसान टेक्निक है। खाने का समय आपका निश्चित है, 10 बजे सुबह से लेकर के 6 और 7 बजे शाम तक जो भी खाना है आप खा लें। इसकी हम लोग बोलते हैं 10 बजे कि जो खाते हैं उसको बोलते हैं ब्रंच, मतलब नाश्ता और भोजन का जो आप कॉम्बाइंड रूप होता है उसको ब्रंच बोलते हैं। आप रोटी चावल जो भी खाते हैं खा लें। दोपहर में 3-4 तरह के 200-250 ग्राम फल खा लें और 5 से 7 के बीच में शाम में रात का जो भी भोजन आप खाते हैं उसको खा लें। और उसके बाद अगर आपको इच्छा लगती है कुछ खाने के लिए तो सिर्फ सादा पानी, नींबू पानी, लेमन टी या ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल सोने के पहले कर सकते हैं। अगर इच्छा जगती है तो अन्न या मीठी चीज़ आपको नहीं खानी है। ये इसका है अपना शेड्यूल। अब अगला सवाल है कि यह हमारे शरीर में कैसे काम करता है, वेट घटाने में और अन्य रोगों को कंट्रोल करने में। 16 घंटे के उपवास के 3-4 दिन के बाद जब आप इसका अनुपालन करेंगे, 4 दिन 5 दिन के बाद हमारे बॉडी में एक नेचुरल सिस्टम होती है जिसको ऑटोफाजी कहते हैं, वो एक्टिवेट होता है। और ये एक्टिवेट होने के बाद इसका काम है कि जितना भी टॉक्सिक मटेरियल, जितना भी अपना कचरा हमारे शरीर में जमा है चर्बी के रूप में, टॉक्सिक मटेरियल के रूप में, उसको ये जगह से साफ़ करता है। और साफ़ करने के बाद जो भी सेल डैमेज्ड हो गए हैं उसको रिपेयर करता है, रीजनरेट करता है, उनका पुनर्निर्माण करता है, उनमें नई जिंदगी आती है। तो इससे क्या होता है कि ये एक तरफ चर्बी साफ़ किया। आपने सुना होगा कि चर्बी हमारे हार्ट के नसों में जब अपना जमा होती है तो लोगों को हार्ट अटैक होता है। एक आपका अपना नेचुरल सिस्टम आपके अंग में पड़े हुए, वेसल में पड़े हुए, सेल में पड़े हुए ऑटोफाजी के मार्फत साफ़ करता है। तो समझिए कि आपको नया हुआ जीवन, आपकी आयु लंबी हो जाएगी, आपको ढेर सारी बीमारियां नेचुरल वे में कंट्रोल हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी। तो और ऑटोफाजी, दूसरा सवाल कि ऑटोफाजी सिस्टम जब हमारे शरीर में था तो पहले क्यों एक्टिव नहीं था, काम क्यों नहीं कर रहा था, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करेगा। तो ऑटोफाजी को एक्टिवेट होने के लिए, काम करने के लिए कम से कम उसको 12 से 14 घंटे का उपवास चाहिए, तब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के लिए जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होगी,
इंसुलिन की मात्रा कम होगी, ग्लूकागॉन की मात्रा कम होगी, तो लीवर से ग्लाइकोजन ब्रेक होना शुरू होता है और उससे जो ग्लूकोज निकलती है वो ऊर्जा हमारे शरीर में काम होती है और धीरे धीरे ग्लाइकोजन का स्टोर कम होता है, फैट का स्टोर होता है कम। और मैंने बताया कि शरीर में जितना भी एक्यूमुलेटेड फैट है लीवर में, किडनी में, कहीं भी हार्ट में, वो इसके द्वारा साफ़ होता है और नया जीवन मिलता है, हमारा शरीर हल्का होता है। तो अभी तक हमने आपको बताई कि भोजन में अपनी आदतों को सुधारें, हेल्दी फूड को खाएं, जिसका मैंने फूड पिरामिड के रूप में लिस्ट दिया। जंक फूड से बचें और इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनाएं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में एक और शंका कि 16 घंटे का उपवास हमसे नहीं होगा तो क्या करें, तो मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ कि जब अगर आपको आदत है 10 बजे रात में खाने के लिए, तो अगले दिन से आप 1 घंटा घटाएं, 9 बजे रात में खाना खा लीजिए। एक आध रोज़ के बाद उसको 8 बजे रात में घटा के लाइए। एक आध दिन के बाद इसी तरह धीरे धीरे करके आप 6-7 बजे, अगर 5 से 7 के बीच में खा लेते हैं और अगले दिन 10 बजे खाते हैं, तो आपने फास्टिंग लगभग 15 से 16 घंटे का किया और ये काफ़ी है आपके ऑटोफाजी सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। दूसरा, फास्टिंग के अलावे एक्टिवेट हमारा करता है एक्सरसाइज, और फास्टिंग और एक्सरसाइज के अलावे और भी कुछ अच्छे हेल्दी फूड हैं जैसे गार्लिक, हल्दी, इनका भी अगर आप अपने अनार भोजन में करते हैं तो ऑटोफाजी सिस्टम एक्टिवेट होता है। कोशिश करें कि अपने ऑटोफाजी वाली सिस्टम को एक्टिवेट करें ताकि आपका वज़न घटे और आप फिर से नौजवान की श्रेणी में आ जाए। भोजन की डिसिप्लिन के बाद आवश्यक है एक्सरसाइज। सभी जानते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करने का समय किसी के पास नहीं। मैं आग्रह करूंगा कि भोजन में अनुशासन सिर्फ एक हिस्सा है, उससे 30% 40% फ़ायदे होंगे, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज उसमें जोड़ते हैं तो 30% और आपको फ़ायदा होगा। सिंपल एक्सरसाइज 30 से 35 मिनट निकालें रोज़ दिन सुबह में टहलने के लिए। अगर आपके पास समय की कमी है, रोज़ दिन 35 मिनट 30 मिनट नहीं निकाल सकते हैं, तो शाम के वक्त टहलें। और भी दिक्कत है तो आप अपने ड्यूटी आवर में वॉकिंग को डालें। अगर आप दफ्तर जाते हैं, घर से दफ्तर आप बगैर किसी सवारी का सहायता लिए पैदल जाएं, पैदल आएँ। जहाँ तक हो सके पैदल चलने की कोशिश करें। मेडिकल साइंस ने माना है कि 10,000 स्टेप्स अगर रोज़ आप चलते हैं तो वो आपके लिए, हेल्थ के लिए, ऑटोफाजी सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन जो लोग ज़्यादा मोटे हैं, अगर वो रेसिस्टेंट एक्सरसाइज भी वॉकिंग के अलावे करते हैं तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है योगा। आधे घंटे की वॉकिंग, आधे घंटे की योगा, कुछ आसन प्राणायाम करेंगे तो आपको मोटापा को जीतने में, मोटापा को परास्त करने में काफ़ी सहायता मिलेगी और बहुत जल्द ही उसके आपको चमत्कार मिले। सारांश में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप प्रयास करते हैं तो 30% आपको सफलता मिलेगी खाने पीने के कंट्रोल से, 30 से 40% सहायता मिलेगी इंटरमिटेंट फास्टिंग से, और 30% आपको हेल्प मिलेगा एक्सरसाइज से। तब जाके 100% सहायता मिलेगी। जिन लोगों को असफलता मिली है, शायद वो लोग लंबे समय तक इसका प्रयास नहीं किए, उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में जानकारी नहीं थी, इसीलिए नहीं किए। 3 अभ्यास को एक साथ अगर आप मिला के प्रयास करें लंबे समय तक, पहला गोल है कि आप 5 to 10% वेट को घटाएं। जब ये मंजिल आप पा लिए तो अगली मंजिल है कि वहाँ पर आपको कंट्रोल करना, वहीं पर आपको मेंटेन करके रखना है। हेल्थ वेट को मेंटेन करने के लिए आप अभ्यास करते जाएं, अपनी आदतों में शामिल कर लें। अगर आप प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो फिर जो आपने वेट लूज़ किया था फिर लौट के वहीं पर आ जाएंगे। वहाँ पर आप टिके रहने के लिए लंबे समय तक इसको प्रयास करते रहें, अपनी आदतों में शामिल करेंगे। दूसरा इशू आता है, क्या मेडिकल साइंस में कुछ ऐसी भी दवाइयाँ हैं जो वेट घटाने में सहायक हैं? जहाँ जनाब 5 किस्म की दवाइयाँ हैं
जो अप्रूव्ड हैं, लेकिन इन दवाइयों का सेवन बिना डॉक्टरी सलाह के ना करें और इन दवाइयों का सेवन उस समय करें जब आपकी लाइफ स्टाइल के सारे प्रयास से आप थक गए हैं। 6 महीना साल भर अभ्यास करने के बाद भी आपके वज़न में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है तो डॉक्टरों की सलाह से लें दवाई एक तो बहुत कॉस्टली होती है और उसके अंदर साइड इफ़ेक्ट भी होता है जो आपके डॉक्टर आपकी स्थिति को देख के लिखेंगे। एक और विकल्प है बैरियाट्रिक अपना सर्जरी। ये सुनने में आकर्षक नाम है। ये उनके लिए है जिनका BMI 40 से ज़्यादा है, जो मॉर्बिड मोटे हैं और जिनको अन्य ढेर सारी बीमारियां हैं और जिन पर लाइफ स्टाइल मेजर सारे अभ्यास फेल अपना हो चुके हैं, उनको बैरियाट्रिक सर्जरी जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जो बहुत नामी सेंटर, वहाँ पर जाके कराएं। अगर डॉक्टर देते हैं सलाह तो देखा गया है कि इससे वेट काफ़ी घटता है। कुछ लोगों को 20 किलो 25 किलो भी इससे अपना वज़न घटता है और उनकी जो दूसरी अन्य बीमारी है डायबिटीज़, किडनी की बीमारी, BP, उसमें भी काफ़ी फ़र्क आता है। इसमें दिक्कत है कि इसमें इन्फेक्शन और अपना ये ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। कभी कभी इस ऑपरेशन को दोबारा भी करना पड़ता है और लंबे समय तक विटामिन्स और मिनरल्स खाने की आवश्यकता पड़ती है। सारांश में दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो वेट घटाने के 3 ऑप्शन हैं, लाइफ स्टाइल मेजर, एंटी ओबेसिटी मेडिकेशन और बैरियाट्रिक सर्जरी। लेकिन मैं इतना कहूँगा, कुछ भी करें, जीवन शैली की जो रिकमेंडेशन है, डाइट, एक्सरसाइज, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये हर वर्ग के आदमी को करना है कि हमारा वज़न बढ़ गया है तो घटे, हम फिर से अपना मोटे ना हो जाएं। हमें इस तरह की जो कॉमन अपना बीमारियां हैं उससे हम अपना बचें और इसकी आदतों में अपने शामिल करें। जो जंक फूड है वो आप खुद को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं ताकि वो कल को मोटापे और उसके कारण अन्य रोग के शिकार नहीं हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और आपके जो आपकी अपने कमेंट्स हैं हमें बताएं और अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें लोगों को और लोगों को अपना बताएं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं डॉक्टर AK गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ।